हेलो स्टूडेंट्स, हम आप आ गए एक नई वीडियो के साथ। अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स की नई वीडियो है हमारे सामने, ठीक है। ओके, ये आपका देखते हैं आप, एक मिनट। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, ये क्वेश्चन पेपर आपका 2017 का क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है। उसको हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का 2017 का क्वेश्चन पेपर है ये, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो अभी हम माइक्रो के क्वेश्चंस करते हैं, बाद में जब ये हमारा हो जाएगा कुछ, हम 6-7 क्वेश्चंस जो है उसको कर लेंगे। उसके बाद हम किसके ऊपर आएंगे, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर में आएंगे। अभी हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सर कोई भी स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट अबाउट डिमांड इस फॉर अ गुड इज कंसिडर्ड कंप्लीट, कब माना जाएगा कंप्लीट होगी। सर जब वो क्वांटिटी डिमांड की बात करता है, आपका क्वांटिटी ऑफ गुड्स की बात करेगा, तो हम कह सकते हैं वो आपकी डिमांड के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है ये। डिमांड फॉर गुड्स इज टर्म्ड इन इलास्टिक। क्या कहता है आपका, डिमांड फॉर गुड्स इज टर्म इन इलास्टिक। इन इलास्टिक, इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है सर? इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जिसकी ईडी क्या होती है, ईडी जिसकी क्या होती है, वो जीरो होती है, उसको क्या कहते हैं, इन इलास्टिक कहते हैं। थ्रू द एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, सो सर ये तो क्वेश्चन हमारा सिलेबस में अभी फिलहाल के लिए सिलेबस में हमारा क्वेश्चन नहीं है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, या फिर क्वेश्चन काम का नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, डिफाइन इंडिफरेंस कर्व। सर इंडिफरेंस कर्व क्या होता है आपका? सर इंडिफरेंस कर्व क्या होता है आपका? इंडिफरेंस कर्व हमारे क्या करता है वो सर, दो कमोडिटी के बीच में क्या करता है ये ऐसे इंडिफरेंस कर्व होता है आपका। सर ये हमारा इंडिफरेंस कर्व हो गया। तो इट इज अ कर्व विच शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। दो वस्तुओं के उन सारे कॉम्बिनेशन को शो करता है, विच प्रोवाइड्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। यानी कि आप ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी हो गया, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, ये सारे पॉइंट क्या करते हैं आपके, वो इक्वल सेटिस्फैक्शन को प्रोवाइड करते हैं। तो आईसी कर्व क्या करता है सर? आईसी कर्व उन सारे पॉइंट्स को शो करता है जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके, अ सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस अंडर सर परफेक्ट कंपटीशन। ये परफेक्ट कंपटीशन की बात होती है ना, हमने बात किया था। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है सर? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज सेलर्स एंड लार्ज बायर्स। सर खरीदने वाले और बेचने वाले भी दोनों ही क्या होते हैं आपके, बहुत ही ज़्यादा संख्या में होते हैं आपके। इस वजह से कोई भी जो सेलर होता है, कोई भी बायर जो होता है, वो इस पोजीशन में नहीं होता कि वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ए। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर कोई भी सेलर इस पोजिशन में नहीं होता कि वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके। नेक्स्ट क्या बोलते हैं आपका सर, क्वेश्चन है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कोई भी एक फीचर बता दीजिए। सर वैसे तो इस सिलेबस में नहीं है, बट कुछ स्कूलों में आपके सिलेबस में है, मेंशन है, तो हम कर सकते हैं इसको। इसका एक फीचर क्या हो जाएगा सर? इसका फीचर हो जाएगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सर इसका मीनिंग क्या होता है? सर देखिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मीनिंग हो जाएगा आपका ये होता है आपका इसमें क्या होता है ना, जो प्रोडक्ट होते हैं आपके, वो होते तो एक जैसे ही है, मतलब यूज तो उसका सिमिलर होता है, बट उनके जो फीचर्स होते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है, वो एक दूसरे से अलग होती है, ठीक है। मोनोपोली में सॉरी परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो मेजर डिफरेंस होता है, वो इसी चीज़ का होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होता है, वो डिफरेंशिएटेड होते हैं एक दूसरे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गिव द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। सर बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन आया हुआ है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है सर। पीपीसी कह लो या पीपीएफ कह लो, एक ही चीज़ होती है आपकी। क्या होता है पीपीसी कर्व? सर ये बताते हैं कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उससे हम कितने प्रोडक्शन किस कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, दो वस्तुओं के। इसको चलो मैं डीप में बताता हूँ आपको, पीपीसी कर्व की डेफिनेशन वगैरह प्रॉपर। ओके देखिए, पीपीसी पीपीसी कर्व, okay, it is a curve, it is a curve which shows the different possible combination of two goods, different shows the possible combination of two goods which can be produced with
available resources and technology in the economy। क्या कहता है सर, आपके पास रिसोर्सेज, आपके इकोनॉमी में रिसोर्सेज हैं और टेक्नोलॉजी, उसको हमने कांस्टेंट मान लिया, उससे आप दो वस्तुओं के जो भी अलग अलग कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस कर सकते हो ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीवीसी कर्व कहते हैं। लेट सपोज यहाँ पर हमने लिख दिया कॉम्बिनेशन, ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया गन और यहाँ पर हमने ले लिया बटर, ये दो वस्तुएं हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज करो कॉम्बिनेशन ए में क्या आता है, अगर हमने सारे के सारे रिसोर्सेज गन के प्रोडक्शन में लगा दिए तो गन का प्रोडक्शन 21 हो गया और बटर कितनी होगी, 0 हो गई। अब आपने क्या किया, कुछ रिसोर्सेज को गन से निकाला, सर गन से निकाला और हमने बटर को बढ़ा दिया 1, तो ये हो गया 20। इसी तरह से आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो आ जाएंगे। ओके, ये हो जाएगा 6 and 0 1, ये हो जाएगा 2 3 4 5 and 6, A B C D E F और ये जी। अब इसको कर्व में, अगर हम इसको कर्व बनाएंगे इसका, तो कुछ कर्व जो है वो इस तरह का बनेगा। ओके, ये जो कर्व है आपका, एक पॉइंट यहाँ पर हो गया, इसको हमने काम दे दिया, ये जो हो गया आपका, इसको हमने पॉइंट ए हो गया आपका, और ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट आपका जी हो गया, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट हो गया आपके। अब ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं आपके, ये क्या करता है आपका पीवीसी कर्व, उन सभी कॉम्बिनेशन को शो करता है जिसको हम अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये तो इसका मीनिंग हो गया। इसके दो फीचर्स हो सकते हैं। फीचर क्या है सर, इसके फीचर्स की बात करेगा, इसके दो फीचर है आपके सामने दिए हुए हैं, साफ साफ दिख रहे हैं सर हमको। सर पहला फीचर हो गया इसका कि इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप जो है वो, स्लोप इसका डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक इसका फीचर ये हो गया। और सेकंड फीचर हो गया इसका, ये कैसा है, कॉनकेव है, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, ठीक है। ये हमारा एक इसका सेकंड फीचर हो गया। तो ये भी आपका क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। देखिए ये आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती है सर, 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, उसमें से ना हर बार सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, तो वो 3 तरह की हो गई सर, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। सर ये इनमें से हर बार एक ना एक क्वेश्चन तो आपका बन ही जाता है। अब ये क्या बोलता है, हाउ टू प्रोड्यूस का मीनिंग क्या हो गया सर, हमारे पास लैंड भी अवेलेबल है, लेबर भी अवेलेबल है, और हमारे पास कैपिटल गुड्स भी अवेलेबल है। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम तभी आती है कि हम किससे बनाएं, सर हम लेबर का प्रोडक्शन ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करें, या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करें प्रोडक्शन करने के लिए, कि दोनों की अपनी लिमिटेशंस होती हैं और फ़ायदे। जैसे कैपिटल का इस्तेमाल करोगे तो सर कॉस्ट तो कम आएगी बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा। लेबर में क्या हो जाएगा सर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा बट कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो ये होता है आपका इसके इस तरह से ही करते हैं हम हाउ टू प्रोड्यूस में। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर हमने 6 भी डिस्कस कर लिया, 7th भी हो गया हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है ये, सर इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, दो चीज़ें हैं सर इसमें, देखिए इनका डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए फ्रेश पेज ले लेते हैं। ओके, पहला है आपका इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ओके, दूसरा है हमारा इंक्रीज इन डिमांड। ओके सर, ये जो होता है ना, इसका रीजन होता है आपका, इसका रीजन होता है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। सर जो क्वांटिटी डिमांड आपका क्यों हो रहा है सर, प्राइस देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया। प्राइस डिक्रीज होने की वजह से आपकी डिमांड क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई। ओके, इंक्रीज इन डिमांड कब होती है सर, ये होती है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स।
सर ये दूसरे फैक्टर्स होते हैं ना, उसमें चेंज होने की वजह से होता है। कैसे सर, यहाँ पर प्राइस जो है ना वो तो आपका कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट ही है, बट डिमांड आपकी क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये होता है आपका इंक्रीज इन डिमांड। सर इसका कर्व कैसा बनता है, देखिए इसका कर्व कुछ इस तरह का हो जाएगा। सर अभी फिलहाल के लिए लेट सपोज करो हमारी डिमांड अभी ये है, तो अब ये कहता है सर प्राइस इंक्रीज हो गई, जब प्राइस डिक्रीज हो गया तो डिमांड आपकी क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई। देखिए ये हो गया आपका, ठीक है, तो प्राइस आपका कम हो गया और डिमांड आपकी इंक्रीज हो गई। इसमें कर्व कैसा बनता है सर, इसका कर्व बनता है कुछ इस तरीके का। देखिए प्राइस तो अभी इतना ही है और आपकी डिमांड ये है, अभी ये सिचुएशन है हमारी, और अभी प्राइस तो सेम ही रहा बट डिमांड क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हो गई। तो देखिए एक कर्व ये हो गया, एक ये कर्व हो गया, तो इसको कहते हैं हम इंक्रीज इन डिमांड। ओके सर, ये इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसका रीज़न हो सकता है सर हाँ, इंक्रीज इन इनकम, एक पॉइंट इंक्रीज इन इनकम ये हो सकता है आपका। ओके, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड एसेट्रा, और भी हो सकते हैं बट मेजर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था तो इतना ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसमें ये हो गया आपका। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, एक्सप्लेन बजट सेट एंड बजट लाइन। देखिए बजट सेट, ओके इसके लिए अभी फ्रेश पेज को ओपन कर लेते हैं आपका। देखिए सर बजट सेट एंड बजट लाइन, इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं आपका। बजट लाइन, इसको हम प्राइस लाइन भी कह सकते हैं, बजट सेट एंड प्राइस लाइन भी कह सकते हैं इसको। देखिए इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है सर, सबसे पहले तो हम क्या देख लेते हैं, पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं सर, इक्वेशन देख लेते हैं, इक्वेशन उसका आपको मीनिंग समझाऊंगा मैं। देखिए इक्वेशन है, इक्वेशन इसकी इक्वेशन होती है पी एक्स क्यू एक्स, मतलब प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई एंड क्वांटिटी ऑफ वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू मनी, यानी कि जो भी आपकी इनकम होगी। बजट लाइन में क्या होता है ना आपका, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इक्वल्स टू एम। देखिए ये जो डिफरेंस दिख रहा है आपको सर, ये जो डिफरेंस है आपका, ये देखिए यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ना, इसकी वजह से आपका ये अलग हो जाता है सर। प्राइस लाइन में जो ये जो आपने खर्च किया है जो भी पैसा, वो आपकी इनकम के इक्वल होना चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑल इनकम स्पेंट ऑन टू गुड्स। क्या कहता है आपका, सारा का सारा पैसा आपका खत्म हो गया दो वस्तुओं के ऊपर, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसको वैसे कर सकते हैं, ऑल इनकम मे और मे नॉट बी स्पेंट। क्या कहता है आपका सर, इसमें कहता है आपका कि सारी इनकम खर्च हो जाती है, बट यहाँ पर हो सकता है कि सारी खर्च हो भी और ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है इसमें। ठीक है, जब हम बात करते हैं प्राइस लाइन की, तो देखो प्राइस लाइन आपका कुछ इस तरह का होता है सर। ये देखिए ये आपका जो ये जो लाइन दिख रही है, इसको हमने नाम दिया ए और बी नाम दे दिया आपने, तो जो ए बी दिख रही है ये आपका प्राइस लाइन है। तो सारे कॉम्बिनेशन आपके क्या होते हैं, वो इसी पे होते हैं, बजट लाइन जो है सारे कॉम्बिनेशन इसी के होंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं बजट सेट की, तो देखिए तो ये हमारी प्राइस लाइन हो गई, ओके ए एंड बी हो गया। बट यहाँ पर अब क्या हो जाएगा सर, ये तो पॉइंट होंगे आपके बजट सेट में, बट इसके अलावा अंदर कोई अगर कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, तो ये भी कॉम्बिनेशन किसके अंदर आएगा, आपका बजट सेट के अंदर में आता है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट देखते हैं हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ओके ये हो गया आपका। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं। ओके नेक्स्ट ये हमारा पेज हो गया कंप्लीट। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 8। ओके क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके
explain with the help of numerical example the meaning of diminishing marginal rate of substitution. Okay, MRS marginal rate of substitution की बात करता है, इसके आपको एग्जांपल देना है बेसिकली। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं। ओके, एक पेज लेते हैं, फ्रेश पेज लेते हैं, इसके अंदर हम MRS का एग्जांपल देते हैं। ओके, marginal rate of substitution देखिए सर, ये जो MRS है बेसिकली MRS का जो कंसेप्ट है आपका वो यूज़ कहाँ होता है सर? ये जो कंसेप्ट है ना आपका वो यूज़ होता है इंडिफरेंस कर्व के अंदर में, क्योंकि हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की। अगर आप देखोगे इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो आपका कॉन्वेक्स होता है। उसका रीज़न क्या होता है सर? डिक्रीजिंग MRS होता है। एक इसका हम इसका पहले इसकी डेफिनेशन होती है ना, वो लिख देते हैं हम। इट इज़ अ रेशो ऑफ number of units of one commodity sacrificed in order to gain additional unit of other commodity। ओके, मतलब ये क्या कहता है सर? आपने एक कमोडिटी को गेन करने के लिए क्या किया? एक कमोडिटी को गेन करने के लिए दूसरी कमोडिटी को क्या किया? सेक्रीफाई किया। उसी के रेशो को क्या बोलते हैं हम? MRS बोलते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? MRS इक्वल्स टू डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन में डेल्टा गेन। ठीक है, इसका मतलब क्या कर रहे हो सर? आप एक कमोडिटी को गेन करने के लिए दूसरी कमोडिटी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देखो, कहने का मतलब ये है कि भाई आपको कंजम्पशन करना है, आपके पास इनका, आपके पास पैसा है और आपको चीज़ें कंजम्पशन करनी है, तो सर आप क्या करोगे? आप दोनों कमोडिटी का कंजम्पशन नहीं बढ़ा सकते। उसका रीज़न ये होता है कि भाई एक तो हमारे पास इनकम भी कम होती है, इनकम कम होती है तो आप दोनों का कंजम्पशन जो है नहीं बढ़ा सकते। ऊपर से आपको भूख भी लगी है तो भाई या तो आप रोटी ज़्यादा खाओगे या तो चावल ज़्यादा खाओगे। ऐसा थोड़ी कि दोनों ही ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है आपका। ओके, सो देखिए, अगर इसका हम न्यूमेरिकल टेबल बनाए तो यहाँ लिखता हूँ मैं कॉम्बिनेशन। यहाँ मैंने लिख दिया एप्पल और दूसरी तरफ लिख दिया मैंने बनाना। ओके, देखिए तो सर कॉम्बिनेशन ए है। लेट सपोज हमने 15 एप्पल को कंज्यूम किया और एक बनाना को कंज्यूम किया। ठीक है, बी कॉम्बिनेशन में हमने क्या कर दिया? 10 एप्पल को कंज्यूम किया और 2 बनाना को कंज्यूम किया। फिर 3 एप्पल और 6 बनाना हो गया, देन 4 एप्पल 3 बनाना हो गया, और यहाँ पर 5 एप्पल और 1 बनाना हो गया। तो C, D एंड E। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ MRS। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था डेल्टा S अपॉन में डेल्टा G। देखिए सर, पहले भी तो ब्लैंक हो गया, दूसरे में कितना सेक्रीफाइस किया सर हमने? यहाँ पर हमने 5 एप्पल को सेक्रीफाइस किया टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ बनाना। तो रेशो हो जाएगा 5S नहीं 5A। ये हो जाएगा आपका 5 एप्पल रेशो 1 बनाना। ओके, देन 4 एप्पल रेशो 1 बनाना, एंड देन 3 एप्पल रेशो 1 बनाना, एंड देन 2 एप्पल रेशो 1 बनाना। देखिए यही क्वेश्चन था आपका 3 मार्क्स में, इसी को आपको एक्सप्लेन करना था, MRS बता रहा था और आपको न्यूमेरिकल ही आपको इसको दिखाना था, शो करके कि सर ये किस तरह से होता है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। तो सर ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ओके, क्वेश्चन नंबर 9। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर में। क्या कहता है सर? डिफाइंड मार्केट सप्लाई एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स इनपुट प्राइस दैट कॉज चेंज इन सप्लाई। देखिए ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं? मार्केट सप्लाई क्या होती है आपकी? सर मार्केट सप्लाई को हम कैसे बोलेंगे? ओके, इसके हम एक फ्रेश पेज लेते हैं फिर इसके लिए, और फिर हम मार्केट सप्लाई को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सर, मार्केट सप्लाई का मीनिंग क्या होता है? मार्केट सप्लाई, इसको आप देखो क्या कह सकते हो सर? इट इज अ समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। सर जो अकेले व्यक्ति कोई चीज़ सप्लाई करता है, तो जब आप सबको जोड़ दोगे ना तो वो क्या हो जाएगा आपका? मार्केट सप्लाई। और उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी? इट इज दी
quantity of the commodity, it is the quantity of commodity supplied by all sellers in the market ना मार्केट। सब मार्केट में जितने भी सेलर हैं वो सब लोग जो चीज़ें सप्लाई करते हैं, मतलब जो सब लोग मिला के जितना भी सामान बेच रहे हैं उसको क्या कहते हैं, मार्केट सप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज प्राइस, लेट्स सपोज हमने क्या कर लिया, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ हमने ले लिया सप्लायर ए है और यहाँ पर सप्लायर बी है। देखिए ये इंडिविजुअल सप्लायर हो गए। सब प्राइस हो गया, प्राइस 1 2 3, ठीक है, और क्वांटिटी लिख देते हैं अपना 1 2 3, क्योंकि हमको पता है कि पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस एंड आउटपुट में। यहाँ पर भी सेम प्राइस हो गया 1 2 3 एंड देन सप्लाई हो गया आपका 2 3 4। तो यहाँ पर जब हम मार्केट सप्लाई की बात करेंगे ना, देखिए तो मार्केट सप्लाई क्या बन जाएगी आपकी सर, ए प्लस बी एंड देन यहाँ पर हो जाएगा आपका प्राइस एंड क्वांटिटी। देखिए सर प्राइस तो सिमिलर ही रहेगा आपका, चाहे एक बंदा बेचे चाहे 10 बंदे बेचे, तो मार्केट में प्राइस तो सिमिलर ही रहेगा, लेकिन सप्लाई जो होती है ना वो चेंज रहेगी। देखिए 1 रुपये के ऊपर कितनी सप्लाई होगी, टोटल 3 सर, यहाँ कितनी होगी 5 और यहाँ कितनी होगी आपकी सर 7। तो ये हो जाएगी आपकी, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो टेबल हमने बनाई थी, शेड्यूल हमने बनाया था, ये किसका हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका मार्केट सप्लाई का शेड्यूल हो जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है सर, फैक्टर इनपुट ये कैसे सप्लाई को अफेक्ट करेगा। देखिए फैक्टर इनपुट, सर फैक्टर इनपुट का मीनिंग क्या हो गया, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं, जो भी आप रॉ मटेरियल कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हो ना, जिससे आपका प्रोडक्शन करते हो, तो उसकी बात करता है फैक्टर इनपुट, जो भी रॉ मटेरियल आपने इस्तेमाल किया है। तो लेट्स सपोज हम वेजेस ले लेते हैं, ठीक है, वेजेस को हम फैक्टर इनपुट मानते हैं, वेजेस आपने लगाया होगा। ओके, तो हम एक कंडीशन लेते हैं सर, मान लो कि आपके पास अगर 2000 रुपये हैं, ठीक है 2000 रुपये हैं, और आप क्या करते हो, लेबर की जो वेजेस है आपकी वो 500 है, ठीक है, तो आप कितने लेबर हायर कर सकते हो सर 4, और एक लेबर जो है ना वो कितने प्रोडक्शन करती है सर, एक लेबर जो है वो लेट सपोज करो 1 लेबर जो है ना, 1 लेबर जो है वो आपके 2 पेन बना सकती है, 2 पेन जो है वो लेट सपोज बना सकती है। तो 4 लेबर कितने पेन बना लेंगे सर, यहाँ पर क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 4 पेन, 4 लेबर कितने 8 पेन बना लेंगे। ओके, अभी क्या हुआ सर, फैक्टर इनपुट में चेंज हो गया, जैसे अभी आपके पास 2000 रुपये ही पड़े हैं ना। ओके, अभी हुआ क्या सर, ये जो 500 रुपये था ना, ये कितने का हो गया सर, वेजेस जो हो गए ना आपकी, वेजेस आपकी महंगी हो गई, यानी कि अब ये 1000 रुपये की हो गई। तो अब 1000 रुपये में आप कितने अफोर्ड कर पाओगे सर, हम केवल 2 ही लेबर जो है ना उसको अफोर्ड कर पाएंगे। अब 2 लेबर कितने काम कर पाएगी सर, 4 काम कर पाएगी। इसका मतलब क्या हो गया सर, देखिए अगर इफ फैक्टर द प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट इंक्रीज, अगर फैक्टर इनपुट का प्राइस अगर इंक्रीज हो गया तो सप्लाई क्या हो जाएगी आपकी, सप्लाई मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई क्या हो जाएगी आपकी सर, सप्लाई आपकी रिड्यूस हो जाएगी। इस क्वेश्चन में यही बोला हुआ था। ओके, तो अभी हम ये भी हमने कर लिया है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। ओके, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ओके, तो 10th का हमने ये वाला पार्ट कर लिया है, ठीक है। अभी हम आते हैं किसके ऊपर, नेक्स्ट के ऊपर में। ओके, गिव द बिहेवियर ऑफ द एमपी and the TP as more and more units of only one input are employed while keeping other factors input। चलो अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये जो क्वेश्चन है आपका सर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों ऐसा सर, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है क्वेश्चन आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सर ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, इसके लिए मैं फ्रेश वीडियो जो है वो अभी 2-1 दिन में, इसके लिए मैं एक क्वेश्चन में लेके आऊँगा वीडियो। ये जो चैप्टर है आपका, ये आपका बेसिकली प्रोडक्शन है, ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन, वो जो टॉपिक है आपका, वहाँ से ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसके हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ना एक फ्रेश वीडियो में बनाऊँगा, उसमें आपको इसको मैं डिस्कस कर दूँगा थोड़ा सा। ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो मुझे इसको डीप में जो है अच्छे से आपको बताना पड़ेगा। ओके, तो वैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये कंसेप्ट कहता क्या है, मैं इसके ग्राफ के थ्रू आपको समझा देता हूँ। एक फ्रेश पेज लेता हूँ मैं, देखिए मैं केवल इसमें ग्राफ के थ्रू बता रहा हूँ आपको, बाकी जब इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें आपको डिटेल में इसमें रीज़न, डेफिनेशन, टेबल, वो सारी चीज़ आपको मैं डिटेल में बना दूंगा। अभी मैं आपको ग्राफ के थ्रू बताता हूँ ये कहता क्या है। ओके सर, ये हो गया हमारा टीपी, ये हो गया हमारा टीपी, और ये हो गया हमारा एमपी।
ये हो गया हमारा एमपी। देखिए बस ये 3 स्टेजेस होती है इसके अंदर, स्टेज 1, ओके मैं मार्क चेंज कर लूँ थोड़ा सा, स्टेज 2 एंड ये होता है स्टेज 3। बस यही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है कि सर इनिशियली जब आप एक फैक्टर को आपने क्या रखा, एक फैक्टर को आपने फिक्स रखा, एक फैक्टर को हमने फिक्स रखा और दूसरे को क्या किया, चेंज किया, इंक्रीज किया, तो अब क्या होगा, इनिशियली स्टार्टिंग में आपका प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा। देखिए आपका बहुत तेजी से प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्योंकि एमपी भी देखो यहाँ पर बढ़ रहा है ना। उसके बाद अगर आप कुछ चेंजेस नहीं करते हो, सेम सिचुएशन रखते हो, तो आपका एमपी फॉल करना शुरू हो जाएगा। एमपी फॉल कर रहा है बट टीबी अभी भी इंक्रीज कर रहा है, बट कौन सी रेट से सर, ये रेट होता है, इसको कहते हैं डिक्रीजिंग रेट। ओके, ये होता है आपका डिक्रीजिंग रेट। तो फर्स्ट स्टेज में आपका इंक्रीज, ये वाली जो स्टेज होती है इसमें आपका इंक्रीजिंग रेट होता है, ये आपकी इंक्रीजिंग रेट होती है। सो सेकंड स्टेज आपकी डिक्रीजिंग की होती है और थर्ड स्टेज होता है आपका जहाँ पे प्रोडक्शन आपका फॉल करना शुरू कर जाता है क्योंकि एमपी क्या हो गया आपका, माइनस में हो गया। ओके, तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यही कहता है कि अगर आप एक फैक्टर को फिक्स रख के दूसरे फैक्टर को आप बढ़ाओगे तो इनिशियली प्रोडक्शन आपका तेजी से बढ़ेगा, देन आपका डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, उसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन फॉल करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सर परफेक्ट नॉलेज ऑफ अबाउट मार्केट प्राइस, फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। देखिए एक्सप्लेन, इसका मीनिंग क्या होता है सर, इसका मीनिंग होता है आपका कि जो इसका मीनिंग होता है कि चाहे वो बायर हो, चाहे वो सेलर हो, चाहे वो बायर हो, चाहे वो सेलर हो, सभी को मार्केट की पूरी इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, मार्केट की ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हर किसी सेलर को पता है और बायर को पता है। इसकी वजह से आपका प्राइस क्या होता है, वो प्राइस आपका यूनिफॉर्म रहता है। इसकी वजह से आपका प्राइस क्या रहता है, मार्केट में यूनिफॉर्म रहता है, इसका फीचर होता है। और इसकी इम्प्लीकेशन भी कह सकते हैं आपके, इसकी वजह से प्राइस क्या होता है आपका, प्राइस क्या रहता है आपका, यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट दी मार्केट। आप चाहे कहीं से भी लो, किसी से भी लो, लेकिन जो प्राइस होता है आपका वो सेम रहता है, प्राइस में किसी भी तरीके का चेंज जो है वो नहीं आता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स राइज फ्रॉम 10 to 12 its quantity fall by 20%, calculate the price elasticity of demand, how much would be percentage change in the quantity demand if the price rise from 10 to 13। देखिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, अभी क्या कहता है आपका सर, ये केस 1, 2 केस बनते हैं इसमें। केस 1 में क्या कहता है, जब प्राइस 10 से बढ़कर 12 हो गया, ठीक है, तो ये प्राइस था आपका, तो क्वांटिटी जो है वो आपकी कितने परसेंट कम हो गई, क्वांटिटी आपकी कितने परसेंट कम हो गई सर, 20% फॉल हो गई। यस 20%। ओके, अब केस 2 में क्या कहता है, केस 2 में कहता है आपको, ओके कैलकुलेट प्राइस, ओके ये हो जाएगा आपका, हाउ मच वुड द परसेंटेज चेंज द क्वांटिटी ऑफ डिमांड, कितना परसेंटेज क्वांटिटी में चेंज होगा। ओके ओके, क्वांटिटी में कितना, यानी कि आपको क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज निकालना है, आपको कितना परसेंट चेंज होगा अगर प्राइस जो है वो, अगर प्राइस 10 से बढ़कर 13 हो जाए तो। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, फर्स्ट केस से पहले हम क्या निकाल लेंगे, फर्स्ट केस से हम ईडी निकाल लेंगे। देखिए ईडी कैसे निकलेगा सर, ईडी का फॉर्मूला हमको पता है, ईडी का फॉर्मूला क्या होता है सर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, तो फॉर्मूला पुट करते हैं सर। ठीक है, डिमांड आपकी 20% कम हो गई है। ओके परफेक्ट, एंड ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 10 अपॉन में 10 इंटू में 100। ओके, तो ये परसेंटेज है तो ये परसेंट कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका सर, कितना परसेंट, इसको हम एक काम करते हैं अभी ना, इसको मैं परसेंटेज को आपको अलग से चेंज करके यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए कितना परसेंट चेंज होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना परसेंट चेंज होगा सर, ये होगा आपका न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन में ओल्ड प्राइस इंटू में 100। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन में 10 इंटू में 100, ये हो जाएगा आपका कितना 20%। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 20%, तो ईडी कितना हो गया सर, -1 हो गया। ओके, ईडी कितना हो गया सर हमारा, ईडी हो गया आपका
1 अभी। सो केस 2 में क्या कहता है सर, केस 2 में क्या कहता है, अगर देखिए आपको परसेंटेज इन क्वांटिटी निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, केस 2 को भी निकाल लेते हैं दोबारा से। केस 2 परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये हो जाएगा आपका सर 13 माइनस 10 अपॉन में 10 इक्वल्स टू इंटू में 100, तो ये कितना हो जाएगा सर 30%। आपका 30% प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है। तो फॉर्मूला पुट कर देते हैं सर, -1 इक्वल्स टू, आपको ये निकालना ही है, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा आपका, अपॉन में हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 30, तो ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्वांटिटी इज इक्वल टू 30% ओके डिक्रीज। तो ये इसका आंसर है कि अगर प्राइस में 30% की वृद्धि होगी तो डिमांड आपकी कितनी परसेंट कम हो जाएगी सर, 30% हमारा जो कम हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, 2 केसेस को लेके इसमें क्वेश्चन किया है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एडी में आ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा, फ्री फंड का 6 मार्क्स है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। ओके ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, टफ नहीं है क्वेश्चन ये, ठीक है, टेबल है आपका, इसको फुलफिल करोगे तो हो जाएगा ये। अब हम आते हैं इसके ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं आपको, 14 क्वेश्चन देखते हैं सर। 14th क्वेश्चन क्या है आपका, एक मिनट, नेक्स्ट पेज देखते हैं। ओके ओके एक मिनट, इसको मैं लॉक कर लूँ। ओके फ्रॉम द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू शेड्यूल TRTC फाइंड। ओके आपको क्या बताना है इसमें, ओके इसमें आपको प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बताना है। देखिए हर बार क्वेश्चन आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है आपका। सब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है सर, इसकी कंडीशन होती है जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे के इक्वल होती है, और उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट आपकी मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होगी, तो उस वाले पॉइंट पे आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और सॉरी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम आपका अचीव हो जाता है। तो यहाँ पर हम TR से MR फाइंड कर लेते हैं, ओके एंड देन TC से हम मार्जिनल कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। देखिए सर 10 है आपका, तो ये तो 10 हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 6 4 और फिर ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 2। ओके मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगी आपकी 8 है यहाँ पर 7 है, और ये कितना गैप हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 7, ओके ये हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 4 एंड देन ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 3 तेरा 8 हो जाएगा आई थिंक, ओके नहीं 9 33 तो 2 1 12 ओके है ना, 33 माइनस 25 तो ये हो जाएगा आपका 33, तो 13 में से 9 नहीं 8 5 13, ठीक है, तो इसका 8 हो जाएगा ये, ओके तो ये हो जाएगा 8। तो देखिए सर ये दोनों कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हो रही है सर, हमारे पास कोई पॉइंट है ऐसा, चलो हमारे पास तो एक ही पैसा पॉइंट मिल गया आपका, ये रहा 4th वाला। देखिए उसके बाद आपकी कॉस्ट इंक्रीज भी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, यानी कि हम 4th नंबर पे कह सकते हैं हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे आपको ये दोनों कंडीशन जो होती है वो सेटिस्फाई हो रही है। चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्ट ओलिगोपोली एंड इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, ठीक है ये हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इस क्वेश्चन को आप लीव कर सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई। ओके तो देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर शेड्यूल एंड इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैं एक फ्रेश पेज ओपन कर लेता हूँ। टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है सर एक्सेस सप्लाई एंड एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड, ओके देखिए इसको मैं पहले शेड्यूल बना देता हूँ आपके लिए। तो बहुत सिंपल शेड्यूल होता है सर, 1 2 3 4 5, यहाँ लिखते हैं हम
एस एंड यहाँ लिखते हैं हमने क्यू डी। हमको पता है कि सर क्यू एस तो सेम ही रहेगा आपका, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन होता है आपका प्राइस एंड सप्लाई में, डिमांड में क्या होता है इनवर्स रिलेशन होता है। तो 5 4 3 2 1। ओके देखिए रिमार्क्स लिख देते हैं हम यहाँ पर। देखिए सर ये जो दो सिचुएशन है आपके सामने, एक ये सिचुएशन है आपके सामने और एक यहाँ पर ये हो गया आपका। देखिए सर यहाँ पर जो है ना आपका, देखिए यहाँ पर क्या है आपका क्यू एक्स जो हो गया ये क्यू डी, यानी कि ये जो सिचुएशन हो गई इसको कहते हैं हम एक्सेस डिमांड, जब आपकी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से। और ये जो हो गया आपका इसको कहते हैं क्यू एक्स इज मोर देन क्यू डी, इसका मतलब ये है आपका एक्सेस सप्लाई। और ये क्या है आपका सर, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्यू एस एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम प्राइस पी ई एंड दिस इज आर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, इसको कर्व बनाते हैं। देखिए ओके सर ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट हो गया। ओके अगर यहाँ पर ये प्राइस होगा तो मैं इसको कलर कर लेता हूँ थोड़ा सा अलग से। एक ये हो गया पॉइंट, नीचे ये पॉइंट हो गया। देखिए 2 पॉइंट हो गए। सर ये जो सिचुएशन है इसको मैं नाम दे देता हूँ ए और इसको मैं नाम दे देता हूँ बी। सर जो ए है वो क्या है, देखिए इस वाले पॉइंट पे आपका ये आपकी सप्लाई है, ये आपका डिमांड हो गया क्यू डी हो गया डिमांड, एंड ये क्या हो गया आपका क्यू एस। देखिए जब आपका प्राइस ज़्यादा होगा ये हमारा पी ई हो गया और नीचे ये वाला हमारा क्या हो गया वो क्यू ई हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। ओके देखिए सर जब ए होगा तो बेसिकली ए क्या है आपका सर, प्राइस आपका P1 है। लेट सपोज करो P1 प्राइस के ऊपर एट P1 P1 पे क्या है सर QD। देखिए कितनी है आपकी सर QD, अगर मैं इसको ऐसे मार्क कर दूं लाइन तो देखिए, और ये हो गया आपका सप्लाई एट QD एट P1 QD इज मोर देन QS, यानी कि डिमांड आपकी ज़्यादा है। एट P1 प्राइस क्वांटिटी डिमांड आपकी ज़्यादा है एंड क्वांटिटी सप्लाई आपकी कम है। इसकी वजह से प्राइस पे क्या असर पड़ेगा सर, प्राइस आपका फॉल करेगा टिल PE तक, आपका प्राइस कम होगा। देखिए P1 से यहाँ घट के यहाँ पर पहुँच गया तो हमारा इक्विलिब्रियम क्या हो गया, सेटल्ड हो गया। ओके क्योंकि जो ये एक्सेस डिमांड थी ना, एक्सेस डिमांड की वजह से आपका क्या हो जाएगा, आपका एक्सेस डिमांड की वजह से यहाँ पर एक्सेस डिमांड नहीं, ओ सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ये आपका एक्सेस डिमांड नहीं है, ये आपकी एक्सेस सप्लाई का पॉइंट है। ओके एट P1 प्राइस आपका क्या है, आपका एक्सेस सप्लाई है आपकी, यानी कि आपकी इस प्राइस के ऊपर सप्लाई ज़्यादा है एंड डिमांड क्या है आपकी कम है। जब सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो इसकी वजह से प्राइस क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम आपका सेटल हो जाएगा एट पॉइंट ई के ऊपर में। और अगर नीचे वाली सिचुएशन है P2 है अगर, तो एट P2 क्या होगा इस पॉइंट पे सर, इस पॉइंट पे आपकी डिमांड ज़्यादा है एंड सप्लाई आपकी कम है, तो इसकी वजह से होगा क्या, ये प्राइस को पुश करेगा अपवर्ड टिल PE। जब तक PE नहीं आ रहा था तो प्राइस को इंक्रीज करता जाएगा। देखिए प्राइस आपका इंक्रीज कर रहा है, प्राइस इंक्रीज करेगा तो प्राइस इंक्रीज करने की वजह से क्या हो जाएगा आपका, जो प्राइस इंक्रीज करने की वजह से आपकी डिमांड रिड्यूस होगी, डिमांड रिड्यूस होगी। ओके और सप्लाई आपकी इंक्रीज होगी। और ये जब तक ये फिनोमेना जब तक चलता रहेगा, जब तक एक दूसरे पे यहाँ पर सेटल होकर इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाते। तो एक्सेस सप्लाई एंड एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन होती है वो एडजस्टेबल होती है, वो प्राइस मैकेनिज्म की वजह से प्राइस को कम ज़्यादा करके मार्केट में इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश कर लेती है। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था आपका, तो इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम देखते हैं कुछ हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है क्या, अभी नहीं। ओके इसके बाद यहाँ से फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाती है आपका, तो ये हमारे किसी काम का फिलहाल के लिए नहीं है। ठीक है, 11th क्लास में इतना ही है ये। चलिए हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। एक जो क्वेश्चन नहीं किया वो आपके लिए होमवर्क हो गया, उसको आप प्लीज़ क्वेश्चन को ट्राई कर लेना और कमेंट में उसका आंसर आप मुझे दे देना। बाकी अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए होगी या किसी और टॉपिक के ऊपर में, चाहे वो अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ में भी किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए आपको, पोल साइंस के ऊपर, ज्योग्राफी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए मैं वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा लास्ट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और बाकी कोई सजेशन होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे जो है वो लिंक कर सकते हैं, मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मेरी इंस्टा आईडी है, मैं यहाँ पर इंस्टा आईडी लिख देता हूँ। आप मुझे अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी से भी आप जुड़ सकते हैं। इंस्टा आईडी है मेरी
ओके मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इंस्टा आईडी है मेरी दीपक सिंह डॉट मोनू @ 6414658। ठीक है, ये मेरी इंस्टा आईडी है। आप मुझसे जुड़ना चाहें तो इस इंस्टा आईडी पे जुड़ सकते हैं, और कोई भी सजेशन देना चाहें अगर, तो प्लीज़ आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, अभी मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।